गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म बेसिकली होता क्या है, तो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर्स जो है हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर देते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पावर को डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एरियाज़ दे दिए कि आपके पास ये पावर है, इस एरिया में आप फ्री हो और अपने जो लॉ वगैरह है वो खुद बना सकते हो। ठीक है, तो फेडरलिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो पहली तो यही है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, मतलब टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज़ होती है, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक रीजनल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कई सारी फेडरल कंट्रीज़ में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है। मतलब जैसे अगर मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दूं तो एक आप यूएसए का आप एक यूएसए के सिटीज़न हो, ठीक है, और साथ में आप यूएसए बहुत सारी कंट्रीज से मिलके बना हुआ है, तो उन कंट्रीज के सिटीजन हो, तो आपकी डबल सिटीजनशिप हो गई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया में हमारी दो मतलब डबल आइडेंटिटी होती है। डबल आइडेंटिटी का मतलब ये, जैसे हम लोग इंडियन भी बोलते हैं खुद को और फिर हम लोग खुद को राजस्थानी भी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, डबल आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट होगी ना, फेडरलिज्म होगा, वहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर की पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। साथ में अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका रिजोल्यूशन करेगी हमारी जुडिशरी, यानी इंडिया में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपसी ट्रस्ट हो, आपसी विश्वास हो, ट्रस्ट हो, है ना, और तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये आराम से काम कर सकती है। ठीक है, अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो फिर ये ढंग से काम नहीं कर पाएंगी और फिर क्या होगा कि इन दोनों में ही स्ट्रगल चलता रहेगा कि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, मुझे ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, जैसे निजेरिया का एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आपको पता है इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब हर स्टेट, हर रीजन अलग अलग है, उसका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। तो अगर ना मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, उन्हें पता था कि हर तरीके के मतलब अगर हमने मान लो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इतनी सारी डाइवर्सिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना, और फिर कोई रह जाएगा तो वो हमसे कहेंगे कि हमारी कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सोचा सबको प्लेस देना, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में सबको जगह देना ज़रूरी है, इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, फेडरलिज्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो इस तरीके से देखो हम लोग डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन्हें प्लेस दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी को जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इससे हम कंट्री की यूनिटी भी इन्फोर्स कर रहे हैं कि कंट्री में यूनिटी भी रहेगी, एकता भी रहेगी, है ना। जैसे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पता है क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें दो वर्ड यूज़ हो सकते हैं, फेडरेशन भी यूज़ हो सकता है, यूनियन भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर फेडरेशन वर्ड यूज़ होता तो उसका मतलब ये हो जाता कि जिन स्टेट से ये मिलके बना हुआ है ना, उन्हें अलग होने का अधिकार है, वो खुद फ्री हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे यूएसए में फेडरेशन है वो, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया जो है वो यूनियन है, यूनियन का मतलब सारे स्टेट से मिलके बना हुआ है, तो स्टेट्स को अलग होने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ पावर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल है, उसमें जो सब्जेक्ट्स है ना जिन पे कानून बनाते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 लिस्ट बना रखी है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स। तो इन सब से कौन डील करेगा, इन सब से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में कानून बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों कानून बना सकती है, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर दोनों के अपोजिट कानून बन जाते हैं, तो हम लोग किसको मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मानेंगे। ठीक है,
उसके बाद एक रेसिडुअरी पावर्स भी होती हैं। रेसिडुअरी पावर्स मतलब जो इसमें मेंशन नहीं होते ना सब्जेक्ट, उनके ऊपर जो लॉ बनाने का राइट है वो किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। जैसे साइबर लॉ, अब मतलब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा कोई लॉ बनाना है और वो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है, तो उस पर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चंस लिख दूंगी और यहाँ पर आपको मार्क कर दूंगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ तक लिखना है, फिर आप लोग वो काम कर लेना। ओके, थैंक यू।